आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, सीधे 1000 साल पीछे, मध्यकालीन भारत के उस दौर में जब कुछ बेहद जीवंत और गतिशील नगर आकार ले रहे थे। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही डिकोड करेंगे कि आखिर ये महान शहर बने कैसे। क्योंकि देखिए, इतिहास में इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं होती, बल्कि वो उस दौर की पूरी अर्थव्यवस्था, समाज और सत्ता की एक जीती जागती कहानी सुनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस ऐतिहासिक सफर में हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे मंदिर नगरों का उदय, फिर बात करेंगे मध्यकालीन शिल्प के उस्तादों की, उसके बाद भारत के उस विशाल वैश्विक व्यापार नेटवर्क पर नजर डालेंगे, फिर 3 महान शहरों की एक छोटी सी केस स्टडी देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि यूरोपीय कंपनियों के आने से ये पूरी बाजी कैसे पलट गई। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। तंजावुर जैसी जगह है जो शुरू में सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र या एक मंदिर के रूप में जानी जाती थी, वो रातों रात एक विशाल आर्थिक महाशक्ति कैसे बन गई? मतलब एक अकेला मंदिर एक पूरे महानगर को कैसे जन्म दे सकता है? ये एक ऐसा कमाल का विरोधाभास है जो हमें उस दौर के शहरीकरण को बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर करता है। तो आइए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, मंदिर नगरों का उदय। देखिए, चोल साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राजवंशों ने इस पूरे शहरीकरण की नींव रखी थी। और ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड इकोनॉमिक साइकिल था। होता ये था कि शासक मंदिरों को काफी जमीन और पैसा दान में देते थे, और जो तीर्थयात्री आते थे वो भी भारी चढ़ावा चढ़ाते थे। अब इस अपार धन का क्या होता था? मंदिर के अधिकारी इस पैसे का इस्तेमाल व्यापार और बैंकिंग को फाइनेंस करने के लिए करते थे। बिल्कुल सही सुना, मंदिर बैंकिंग कर रहे थे। और इसी वित्तीय व्यवस्था को संभालने के लिए ढेरों कारीगर और व्यापारी मंदिर के आसपास बसने लगे। देखते ही देखते मदुरई और सोमनाथ जैसी जगह विशाल जीवंत नगरों में तब्दील हो गईं। पूरा का पूरा एक रिपल इफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन शहरों को बनाने और चलाने वाले लोग कौन थे। भाग 2, मध्यकालीन शिल्प के उस्ताद। उस दौर के शिल्पकार सच में विज्ञान और कला के बेजोड़ संगम थे। उदाहरण के लिए बेल मेटल, या जिसे हम कांस्य कहते हैं, उसी को ले लीजिए। ये कोई साधारण धातु नहीं है। इसमें तांबे के साथ टिन का अनुपात बहुत ही सटीक और काफी अधिक मात्रा में रखा जाता था। इसी साइंटिफिक प्रिसिजन की वजह से जब इस धातु से कोई घंटी बनती थी तो उससे एक बहुत गहरी और दूर तक गूंजने वाली आवाज पैदा होती थी। बिल्कुल परफेक्ट इंजीनियरिंग। और ये कारीगरी कितनी उन्नत थी, ये बात लॉस्ट वैक्स तकनीक यानी लुप्त मोम तकनीक को देखकर बिल्कुल साफ हो जाती है। सिर्फ 4 स्टेप्स में कमाल होता था। सबसे पहले मोम का एक मॉडल तैयार किया जाता, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे भट्टी में पकाया जाता। जब मिट्टी पककर एकदम सख्त हो जाती तो उसमें एक छोटा सा छेद करके अंदर के सारे मोम को पिघलाकर बाहर निकाल लेते थे, और अंत में उसी सांचे के अंदर पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। धातु ठंडी होने के बाद मिट्टी को तोड़कर हटा देते और सामने होती थी एक बेहद शानदार मूर्ति। चोल काल की वो मशहूर कांस्य मूर्तियां इसी तकनीक का ही नतीजा हैं। लेकिन बात सिर्फ धातुओं तक ही सीमित नहीं थी। ये नगर वस्त्र निर्माण में भी मीलों आगे थे। उरैयूर के सालिया बुनकरों जैसे खास समुदाय उस वक्त बहुत ही ज्यादा डिमांड में थे। वो मंदिरों के बड़े बड़े उत्सवों के लिए विशाल झंडे बनाते थे और राजाओं या शाही परिवारों के लिए एकदम बेहतरीन मुलायम सूती कपड़े तैयार करते थे। मतलब ये लोग सीधे भगवान और राजघरानों के लिए काम कर रहे थे। अब लोकल शिल्प से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। भाग 3, भारत का वैश्विक व्यापार नेटवर्क। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के बंदरगाह सच में दुनिया का केंद्र बने हुए थे। लाल सागर, पारस की खाड़ी और यूरोप के बाजारों तक यहाँ से सूती कपड़े और मसाले एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। और वहां से वापस क्या आता था? अफ्रीका से भारी मात्रा में सोना और हाथी दांत, दक्षिण पूर्व एशिया से टिन और चांदी, और चीन से वो मशहूर नीली पॉटरी या बर्तन आयात किए जाते थे। व्यापार का एक ऐसा विशाल जाल जो पूरी दुनिया को जोड़े हुए था। अब जाहिर है, इतने बड़े लेवल का व्यापार बिना किसी सिस्टम के तो चल नहीं सकता। इसलिए व्यापारियों के बड़े बड़े और बेहद शक्तिशाली संघ होते थे, जिन्हें गिल्ड कहा जाता था, जैसे मणिग्रामम और नानादेसी। क्योंकि उस जमाने में व्यापार के लिए घने जंगलों और अनजान रास्तों से गुजरना पड़ता था, तो ये गिल्ड व्यापारियों के हितों की पूरी रक्षा करते थे।
उस दौर में चिट्टियार, मारवाड़ी ओसवाल और गुजराती बनिया जैसे समुदायों ने इस पूरे के पूरे व्यापारिक नेटवर्क को बहुत ही शानदार तरीके से संभाला हुआ था। और ये इकोनॉमी कितनी विशाल थी, इसका अंदाजा सिर्फ एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। 17वीं सदी में जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर नाम के एक फ्रांसीसी हीरा व्यापारी ने अनुमान लगाया था कि उस समय सिर्फ काबुल में घोड़ों का सालाना व्यापार 30,000 रुपए का था। सुनने में शायद लगे कि बस 30,000, लेकिन जरा सोचिए, 17वीं सदी के हिसाब से ये एक खगोलीय राशि थी, लिटरली एक बहुत बड़ा अमाउंट, जो साफ दिखाता है कि ये व्यापारिक तंत्र कितना विशाल था। चलिए अब इसी शहरीकरण के पीक को समझने के लिए 3 बेहतरीन उदाहरणों पर नजर डालते हैं। भाग 4, 3 महान शहरों की कहानी। ये 3 महान शहर उस दौर के अलग अलग शक्ति केंद्रों को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाते हैं। एक तरफ कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में बसा हम्पी था, जो विजयनगर साम्राज्य का अद्भुत सांस्कृतिक और स्थापत्य केंद्र था। दूसरी तरफ पश्चिमी तट पर सूरत था, जो मुगलों का सबसे अहम व्यापारिक प्रवेश द्वार था। और फिर पूर्वी तट पर था मसूलीपट्टनम, गोलकुंडा का वो अहम बंदरगाह जिस पर कब्जा करने के लिए डच और अंग्रेजों के बीच जबरदस्त और खूनी संघर्ष हुआ था। इनमें से सूरत की भूमिका तो बहुत ही खास थी। इसे एक विशाल एम्पोरियम या यूं कहें कि एक ग्लोबल हब माना जाता था। ये सिर्फ मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए गेटवे नहीं था, बल्कि एक ऐसा वैश्विक वित्तीय केंद्र था जिसकी साख की कोई सीमा ही नहीं थी। सूरत के व्यापारियों की जारी की गई हुंडी, यानी एक तरह का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, इतना ज्यादा भरोसेमंद था कि उसे मिस्र के काहिरा, इराक के बसरा और बेल्जियम के एंटवर्प तक के बाजारों में बिना किसी शक के कैश कर लिया जाता था। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। भाग 5, यूरोपीय व्यापारिक नियंत्रण। तो सबसे अहम सवाल ये है कि इस विदेशी नियंत्रण का जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ। देखिए, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी कंपनियों ने मसालों और कपड़ों के व्यापार पर कब्जा करने के लिए अपनी नेवी यानी नौसैनिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया। पहले जो भारतीय बुनकर बिल्कुल आज़ाद थे, जो उसे अपना माल बेचते थे जो सबसे ज्यादा पैसे देता था, अब उनकी कहानी पूरी तरह बदल गई। यूरोपीय कंपनियों ने उन्हें एडवांस की एक ऐसी व्यवस्था में जकड़ लिया कि वो पूरी तरह बंद गए। अब उन्हें मजबूरन सिर्फ वही डिजाइन बनाने पड़ते थे जो कंपनियों के एजेंट तय करते थे। उनकी मोलभाव करने की ताकत बिल्कुल खत्म हो गई। और इस व्यापारिक कब्जे के साथ ही शहरों का पूरा ढांचा भी बदल गया। मद्रास और कलकत्ता जैसे नए औपनिवेशिक केंद्र तो बने, लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट और कड़वे विभाजन के साथ। यूरोपीय व्यापारियों ने खुद के लिए बड़े और सुरक्षित व्हाइट टाउन्स बनाए, जैसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम या मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। और जो बेचारे स्थानीय भारतीय शिल्पकार, बुनकर और व्यापारी थे, उन्हें शहरों के सबसे संकरे और बिना किसी सुविधा वाले हिस्सों में धकेल दिया गया, जिन्हें ब्लैक टाउन्स कहा जाता था। इस पूरी ऐतिहासिक टाइमलाइन को अगर हम एक साथ देखें तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। 1336 में हम्पी का उदय हुआ, जो 1565 में अपने पतन की ओर चला गया। 17वीं सदी ने सूरत और मसूलीपट्टनम को उनके स्वर्णिम शिखर पर देखा, लेकिन जैसे ही 18वीं सदी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ताकतों ने जड़ें जमानी शुरू की, इन पुराने और महान मध्यकालीन नगरों का ढलान शुरू हो गया और इनकी जगह ले ली बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे नए औपनिवेशिक केंद्रों ने। ये एक युग का अंत था। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। इतिहास ने हमें साफ दिखाया कि कैसे व्यापार के रास्तों, टेक्नोलॉजी और सत्ता में बदलाव आने से पूरे के पूरे शहरों की किस्मत पलट जाती है। तो क्या आज के इस दौर में भी यही वैश्विक व्यापार और आर्थिक ताकतें हमारी आधुनिक महानगरों के भविष्य की कहानी नहीं लिख रही हैं? बिल्कुल सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस ऐतिहासिक यात्रा में साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।